सो हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पेरिसिटी क्या होती है और स्पेरिसिटी क्यों यूज करते हैं, स्पेरिसिटी कहाँ यूज करते हैं, वो देखेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्पेरिसिटी। स्पेरिसिटी के दो डेफिनेशंस होती है। फर्स्ट डेफिनेशन है स्पेरिसिटी इज डिफाइंड एज surface area of sphere to surface area of actual particle where the volume of sphere is same as that of actual particle। मतलब स्पेरिसिटी एक रेशियो होता है सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर टू सरफेस एरिया ऑफ एक्चुअल पार्टिकल, और जो स्पीयर और एक्चुअल पार्टिकल का वॉल्यूम होता है वो दोनों सेम होता है। यहाँ पे एक्चुअल पार्टिकल मतलब कोई भी रैंडम पार्टिकल जिसका जिसका शेप मतलब रेगुलर नहीं होता है। और सेकंड डेफिनेशन है स्पेरिसिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। हम नॉर्मली स्पेरिसिटी को इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि आप सपोज अज्यूम कर लीजिए कि आपके पास एक डायमंड है और आपके पास कोल है। जो कोल माइन में से हमें कोल मिलता है वो कोल है। तो जो डायमंड होता है उसका एक पर्टिकुलर रेगुलर शेप होता है और इसकी उसके ऊपर हम इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर बात करें कोल की, जो हमें कोल माइन में से मिलता है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेप्स होते हैं और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेप के ऊपर एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक पार्टिकल का एक पर्टिकुलर शेप होता है और जो हम पावर रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी पावर रिक्वायरमेंट होती है क्रशिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, वो सब बेस्ड होती है शेप के बेस पे। और अगर हमें एक पर्टिकुलर रेगुलर मतलब एक पर्टिकुलर शेप ही नहीं पता है तो हम कितना पावर उस पर लगेगा, मतलब कितना पावर लगेगा क्रशिंग करने के लिए, वो हम इजीली नहीं डिसाइड कर सकते, मतलब इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें हर एक पार्टिकल का एक शेप होता है, वो साइज होती है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो ही हम उसके ऊपर पावर रिक्वायरमेंट फॉर क्रशिंग ग्राइंडिंग वो कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेरिसिटी से हम कोई भी रैंडम पार्टिकल को कंपेयर कर सकते हैं कोई भी एक आइडियल या फिर एक पर्टिकुलर पार्टिकल से जिसका एक परफेक्ट शेप होता है। सो अब हम आगे देखते हैं डेरिवेशन ऑफ स्पेरिसिटी। उसमें पहले लेट द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल पार्टिकल बी वीपी, let the surface area of actual particle is sp, sphere diameter is d मतलब कैपिटल D, dp is the equivalent die of particle, और जो स्पेरिसिटी होता है उसे हम डिनोट करते हैं फाई से। जो स्पेरिसिटी ऑफ स्पीयर होती है 1 होती है, स्पेरिसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब 0 से 1 के बीच में स्पेरिसिटी होती है। ये जो स्पेरिसिटी ऑफ स्पीयर 1 है वो एक रेगुलर शेप की वजह से, मतलब एक हमने क्या डेफिनेशन में देखा कि सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर टू सरफेस एरिया ऑफ एक्चुअल पार्टिकल। अब ये एक्चुअल पार्टिकल ही हमारा स्पीयर हो गया, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर टू सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर ऐसा हो गया, तो हमारी स्पेरिसिटी हो जाएगी 1। जो ये स्पेरिसिटी 1 कैलकुलेट हुई उसे हम देखेंगे अगले वाले वीडियो में, मतलब और एक वीडियो आएगा उस पर हम देखेंगे कि स्पेरिसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब स्पेरिसिटी ऑफ स्पीयर होती है, सिलेंडर होती है, क्यूब होती है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। जो स्पेरिसिटी की इक्वेशन होती है फाई इज इक्वल्स टू 6 VP अपॉन DP SP। ये कैसे आई वो हम डिराइव करेंगे यहाँ पे। तो VP मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल पार्टिकल। तो VP है π/6 d³। उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं π/6 dp³। इधर फाई एस इज इक्वल टू πd² अपॉन SP। मतलब क्या देखा था हमने डेफिनेशन में, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर टू सरफेस एरिया ऑफ एक्चुअल पार्टिकल। मतलब जो πd² है वो है सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एक्चुअल पार्टिकल। और ये d इज इक्वल टू dp, मतलब जो स्पीयर का डायमीटर d होता है वो इक्विवेलेंट डायमीटर के बराबर होता है, ऐसा हम मानते हैं। फिर यहाँ पे हमने ऊपर देखा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू π/6 d³ है। तो यहाँ पे थोड़े चेंजेस किए, मतलब ये πd³ है तो ये 6 इस साइड चला गया, मतलब πd³ इज इक्वल टू 6 VP आ गया। अब ये एक d को नीचे भेज दिया हमने तो आ गया πd² अपॉन 6 VP अपॉन d। जो ये वाला d है हम उसे लिख सकते हैं dp, तो πd² इज इक्वल टू 6 VP अपॉन dp हो गया। अब ये जो सेकंड वाली इक्वेशन आई, मतलब ये πd² की जो वैल्यू आई, इसे हम पुट कर देंगे ये फर्स्ट वाले में, मतलब फाई एस इज इक्वल टू πd² अपॉन SP की जगह आ जाएगा ये 6 VP अपॉन DP ऊपर के साइड।
तो हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी फाई एस इज इक्वल टू 6 VP अपॉन DPSP, जो है स्पेरिसिटी की इक्वेशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, मतलब हमने जो पहले डिस्कस किया था कि जो कोल के पार्टिकल्स होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेप्स में होते हैं, साइज में होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेप्स होते हैं, उसके अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं। उस वो हर एक शेप को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और डायमंड के शेप्स को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड्स है, उस पर इजीली हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब हम ये मेथड से देखेंगे कि हम जो कोल के पार्टिकल्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसकी स्पेरिसिटी को कैसे मेजर करेंगे, या फिर उसके शेप्स जो होते हैं उसको कैसे मेजर करेंगे। तो हमारी पीछे इक्वेशन आई थी फाई एस इज इक्वल टू 6 VP अपॉन DP इंटू SP। वही इक्वेशन को हमने यहाँ पे SP के टर्म्स में लिख दिया, मतलब वो हो गई 6 VP अपॉन फाई एस DP। फिर हम अज्यूम करते हैं कि MP इज मास ऑफ वन पार्टिकल एंड rho p इज डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। अब वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, मतलब MP अपॉन rho p, मतलब मास ऑफ वन पार्टिकल अपॉन डेंसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। फिर यह VP को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा SP इज इक्वल टू 6 MP अपॉन फाई एस rho p DP। सबसे पहले हम यहाँ पे यह अज्यूम करते हैं कि जो कोल पार्टिकल्स थे वो सभी कोल पार्टिकल्स एक ही पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मतलब सभी पार्टिकल्स यूनिफॉर्म है, मतलब एक ही शेप के हैं और एक ही साइज के हैं। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज n, सपोज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो मतलब टोटल मास ऑफ पार्टिकल हो गया m, विच इज n इंटू MP। MP क्या था, मास ऑफ वन पार्टिकल, और वैसे n मतलब NMP हो गया हमारा m के बराबर, वो है टोटल मास ऑफ पार्टिकल्स। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होगा अभी कि 6 MP अपॉन फाई एस rho p इंटू DP इंटू n, क्योंकि हमने n नंबर ऑफ मतलब टोटल सभी जितने भी पार्टिकल्स थे वो सभी हमने कंसिडर कर लिए, मतलब n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो MP इंटू n हो जाएगा 6m अपॉन फाई एस rho p इंटू DP, वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। पर ये जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा उस कोल पार्टिकल्स में वो कोल पार्टिकल का जिसमें सभी के सभी पार्टिकल्स यूनिफॉर्म है, मतलब उनका शेप सेम है, उनकी साइज सेम है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हमने यह अज्यूम किया कि जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो सभी यूनिफॉर्म पार्टिकल्स है, तो उससे हमें मिला टोटल सरफेस एरिया 6m अपॉन फाई एस rho p इंटू DP। अब हमने जो अज्यूम किया था कि जो भी पार्टिकल्स है वो सभी यूनिफॉर्म पार्टिकल्स है, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। मतलब हमने क्या किया, हमने 3 कंटेनर ले लिए, ये वाला फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर और थर्ड कंटेनर। तो फर्स्ट कंटेनर में हमने एक पर्टिकुलर डायमीटर वाले पार्टिकल लिए, सेकंड कंटेनर में हमने एक अलग डायमीटर वाले पार्टिकल लिए, मतलब जो तीनों तीन कंटेनर है उसमें अलग अलग डायमीटर वाले पार्टिकल है। पर जो फर्स्ट कंटेनर में उसमें पर्टिकुलर एक डायमीटर वाले सभी पार्टिकल है, मतलब सभी पार्टिकल DP1 डायमीटर के, वैसा सभी पार्टिकल DP2 डायमीटर के, और वैसा सभी पार्टिकल DP3 डायमीटर के। यहाँ पे xi मास फ्रैक्शन है, तो m हो जाएगा xi इंटू एम, m2 हो जाएगा x2 इंटू एम, m3 हो जाएगा x3 इंटू एम। अब हम बात करेंगे, जो हमने टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे फाइंड किया था वो था 6m अपॉन फाई एस rho p इंटू DP, वो था यूनिफॉर्म पार्टिकल्स के लिए। अब ये वो ही इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम, और यहाँ पे ये फर्स्ट कंटेनर के लिए लिखेंगे, वो आ गया 6m1 अपॉन फाई एस rho p इंटू DP1। सेकेंड कंटेनर के लिए आ गया 6m2 अपॉन फाई एस rho p इंटू DP2, और थर्ड कंटेनर के लिए आ गया 6m3 अपॉन फाई एस rho p इंटू DP3। फिर यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में किया मतलब जो m था वो हमने कॉमन निकाल लिया, मतलब ये जो m1 m2 m3 के जगह हमने x1m x2m और x3m सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये जो m था वो हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारी इक्वेशन आ गई 6m अपॉन फाई एस rho p, और ब्रैकेट में x1 अपॉन DP1, x2 अपॉन DP2, x3 अपॉन DP3, मतलब तीनों तीन प्लस में वो आ गया।
तो ये तो हमने कंसिडर किया 3 कंटेनर्स की वजह से। ऐसा हमने अज्यूम किया कि n नंबर ऑफ कंटेनर्स है, जिसमें हर एक कंटेनर में सेम साइज वाला पार्टिकल है, पर दोनों मतलब जितने भी कंटेनर्स है उसमें अलग अलग डायमीटर वाले पार्टिकल्स हैं। तो हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई A इज इक्वल्स टू 6m अपॉन 5s रो पी इंटू समेशन xi अपॉन dpi। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 6m अपॉन 5s रो पी इंटू समेशन xi अपॉन dpi बार। ये dpi बार इसलिए यूज किया, मतलब dpi बार इज द एवरेज डायमीटर इन इंक्रीमेंट आई, मतलब एवरेज डायमीटर है जो ये डायमीटर्स हमने अज्यूम किया उसका एक एवरेज डायमीटर अज्यूम किया है dpi, और वो यहाँ पे यूज किया। तो हमारी टोटल सरफेस एरिया की इक्वेशन हो गई 6m अपॉन 5s रो पी समेशन xi अपॉन dpi। मतलब यहाँ पे हम धीरे धीरे जो आइडियल सिचुएशंस थी कि जो यूनिफॉर्म पार्टिकल्स थे, एक ही पूरे सभी के सभी यूनिफॉर्म पार्टिकल अज्यूम किए थे, उससे हमने मूव किया के रियल साइड की तरफ के n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब हर एक पार्टिकल जो सेम डायमीटर का है उसे हमने एक में कंसिडर किया, दूसरे साइज वाले पार्टिकल को दूसरे में कंसिडर किया, दूसरे कंटेनर में तीसरे साइज वाले पार्टिकल को तीसरे कंटेनर में कंसिडर किया। ऐसा n नंबर ऑफ कंटेनर्स हमने अरेंज कर दिए, और n नंबर ऑफ कंटेनर्स है उसके अंदर सभी पर्टिकुलर पार्टिकल्स सेम है, वैसा हमने अज्यूम किया। मतलब हमने क्या किया, एक जो आइडियल सिचुएशन थी उससे हमने रियल सिचुएशन की तरफ मूव किया, और यह मेथड से हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल को फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं साइज के बारे में। तो हम साइज मतलब कोर्स पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल, तीन साइज में हम जो पार्टिकल्स है उसकी साइज मेजर करते हैं। अगर कोर्स पार्टिकल होते हैं मतलब बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसकी साइज हम mm में मेजर करते हैं। जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो मैश साइज में हम मेजर करते हैं। मैश साइज क्या होती है? मैश साइज वो होती है कि अगर हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो एक पर्टिकुलर मैश स्क्रीन के ऊपर से पास हो जाए तो वो पार्टिकल्स उस मैश साइज के हैं, वैसा हम बोल सकते हैं। मतलब अगर 200 मैश स्क्रीन है तो 200 होल्स हो जाएंगे एक पर्टिकुलर लीनियर इंच ऑफ वायर पे, वो होता है मैश स्क्रीन। और लास्ट वाला होता है अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, मतलब स्पेसिफिक वो कैलकुलेट करते हैं हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया से। ये जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसमें हम जो चॉक के पार्टिकल्स होते हैं, एक चॉक को ब्रेक करेंगे और जो पार्टिकल्स गिरेंगे वो पार्टिकल्स की साइज को हम मेजर कर सकते हैं ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया से। मतलब जो चॉक के पार्टिकल्स फैल जाएंगे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे, वो कितनी सरफेस एरिया पे वो पार्टिकल्स फैल जाएंगे वो मेजर करेंगे। मतलब अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे स्पेसिफिक सरफेस एरिया को। तो हम आगे देखते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होती है। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है एरिया पर यूनिट मास, उसका यूनिट है mm² अपॉन kg। तो हमारी जो पीछे इक्वेशन आई थी टोटल सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल वाली, वो थी 6m अपॉन 5s रो पी समेशन xi अपॉन dpi बार। जो dpi बार है वो एवरेज डायमीटर है। तो हमने क्या किया, उसे स्पेसिफिक सरफेस एरिया में कन्वर्ट करने के लिए हमने किया, मतलब यहाँ पे एरिया पर यूनिट मास है तो हमने मास से डिवाइड कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे a बाय m हो जाएगा और यहाँ पे 6m अपॉन m 5s रो पी समेशन xi अपॉन dpi बार। तो m कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे a बाय m को, मतलब एरिया पर यूनिट मास को हमने लिख दिया स्पेसिफिक सरफेस एरिया, उसे डिनोट करते हैं aw से। तो aw इज इक्वल टू 6 अपॉन 5s रो पी हो गया और समेशन xi अपॉन dpi बार। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई स्पेसिफिक सरफेस एरिया की। जो dp है वो इक्विवेलेंट डायमीटर है। वो इक्विवेलेंट डायमीटर क्या होता है? 4 इंटू फ्लो एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर, मतलब 4 इंटू RH मतलब हाइड्रोलिक रेडियस। इक्विवेलेंट डाया के ऊपर हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो में। अब हम देखेंगे हम एवरेज डायमीटर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है एरिथमेटिक मीन डायमीटर, उसे हम डिनोट करते हैं dn बार से।
उसकी इक्वेशन है समेशन ni अपॉन dpi अपॉन समेशन ni। यहाँ पे समेशन ni को हम nt भी लिख सकते हैं। nt मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है वो मीन की इक्वेशन से। मीन की इक्वेशन हमारी होती थी ना समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, उसी से सिमिलर है। मतलब ये हो गई हमारी एरिथमेटिक मीन डायमीटर की इक्वेशन, समेशन ni dpi अपॉन समेशन ni। सेकंड टेक्निक है मास मीन डायमीटर, उसे हम डिनोट करते हैं d बार w से। उसकी इक्वेशन है समेशन xi अपॉन dpi। और थर्ड टेक्निक है वो है सरफेस वॉल्यूम मीन डायमीटर, उसे हम डिनोट करते हैं ds बार से। वो है 1 अपॉन समेशन xi अपॉन dpi। और फोर्थ वाला है वॉल्यूम मीन डायमीटर, वो है dv बार। उसकी इक्वेशन है 1 अपॉन समेशन xi अपॉन dpi क्यूब होल रेज टू 1/3। जो ये एवरेज डायमीटर है उसके क्वेश्चंस आते हैं गेट में। वो अराउंड 2017 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें उन्होंने मास मीन डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए बोला था और हमें मास फ्रैक्शन दे दिया गया था और एवरेज पार्टिकल के जो डायमीटर है वो दे दिए गए थे। उसका एक पर्टिकुलर टेबल था, तो हमें सिंपल डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन यूज करके मास मीन डायमीटर को फाइंड कर देना।